Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, as you know that we have started a very important topic in my last lecture. The topic is theory base of accounting. It is also known as generally accepted accounting principles, and in short we call it GAAP. And commonly this topic is called as or known as concepts and conventions of accounting. तो इस टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया। इस टॉपिक पे और इस चैप्टर पे हमारा ये दूसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट पे बात की और आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए और कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करूं, let me remind you that these concepts or these generally accepted accounting principles, they are the base of accounting. They provide the base for accounting. These concepts, these conventions, these principles are the reason that our accounting is generally accepted, our accounting is universally accepted, and this accounting is used in many parts of the world. So let me straight away go to the main topic, that is to discuss these concepts, discuss these principles. तो आज का प्रिंसिपल, आज का कंसेप्ट जो हमें आज डिस्कस करना है या डिस्कस करने हैं, these are cost concept, this will be matching concept, and the last one will be accrual concept. There are many more and those will be discussed in the future classes. So let us try to understand what this cost concept means. तो कॉस्ट कंसेप्ट में आपको बताऊं, दिस कंसेप्ट डिक्टेट्स दैट एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस रादर देन करंट मार्केट वैल्यू। ये कंसेप्ट कहता क्या है? ये कंसेप्ट हमें कहता है कि जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का हम प्रॉपर अकाउंट रखते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लिख के रखते हैं। और जब इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे, इसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो इसको रिकॉर्ड करना है एट इट इज परचेज प्राइस, जितने में आपने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है, जितने में आपने इसको एक्योर किया है, और हर साल उसी प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, लेस बाय डेप्रिसिएशन। ये तो जाहिर सी बात है, आप कहोगे सर अगर उस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? लेकिन लेट मी टेल यू दैट प्रॉपर्टी जो हम खरीदते हैं उसका एक कॉस्ट प्राइस भी होता है, एक बुक वैल्यू भी होता है, और दूसरा इसका एक मार्केट वैल्यू भी होता है। तो अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदी है 1 लाख में, तो पहले साल ये 1 लाख पे ही रिकॉर्ड होगी, और साल के आखिर पे इस प्रॉपर्टी में हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन मींस इस प्रॉपर्टी में अगर ये बिल्डिंग है, अगर ये फर्नीचर है, अगर ये मशीन है, तो ये यूज करने से तो पुरानी हो जाएगी, पुरानी होने से इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगले साल के आखिर पे, या सॉरी इस साल, जिस साल हमने ये खरीदी है, इस साल के आखिर पे इसको हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, तो 1 लाख का 10% आता है 10,000। तो इसका मतलब 1 लाख में से 10,000 हम माइनस करेंगे, तो बाकी बच गए 90,000। तो अगले साल के पहले डेट पे या ओपनिंग पे इस प्रॉपर्टी को 90,000 पर रिकॉर्ड किया जाएगा, विदाउट रिवैल्यूइंग इट इन द मार्केट। ये देखे बगैर कि मार्केट में अब इस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है। मे बी इन द मार्केट वी मे फेच मोर देन 90,000। इस प्रॉपर्टी को मार्केट में 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख भी आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस। या इसका 90,000 नहीं बल्कि 80,000 भी आ सकता है। तो मार्केट वैल्यू जो प्रॉपर्टी का होता है, इन अकाउंटिंग वी डू नॉट कंसिडर मार्केट वैल्यू व्हाइल रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के वक्त मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अगर आप कहोगे सर मार्केट वैल्यू को कब कंसिडर किया जाता है? इट इज एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी सोल्ड। जब प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा तो उस वक्त हम मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हैं। लेकिन जब तक ये प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस में रहेगी, जब तक ये एसेट हमारे बिजनेस में रहेगा, तो तब तक इस प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इट इज दिस कंसेप्ट, दिस कॉस्ट कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी प्रॉपर्टी को हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी आपने जिस
कॉस्ट पे इसको खरीदा है उसी पे हर साल आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट लेस बाय डेप्रिसिएशन, और हर साल की डेप्रिसिएशन आपको माइनस करके बाकी जो वैल्यू बचता है उसी पे आपको रिकॉर्ड करना है, रादर देन इट इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे प्रॉपर्टी उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंसेप्ट, और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसके साथ में और एक चीज ऐड कर दूं, कभी कभार क्या होता है कि हमें प्रॉपर्टी मिलती है किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से, हमें प्रॉपर्टी मिलती है, ये हमें मिलती है एज अ गिफ्ट। जब हम प्रॉपर्टी को लेंगे, यानी बिजनेस को मिलती है एज अ गिफ्ट, दैट मीन्स वी हैव नॉट पेड फॉर दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के लिए हमने कोई खर्चा नहीं किया है, वी हैव नो एक्विजिशन कॉस्ट, इस प्रॉपर्टी का हमारे लिए कोई एक्विजिशन कॉस्ट है ही नहीं, तो दैट टाइम दैट प्रॉपर्टी विल बी रिकॉर्डेड नॉट एज एन एसेट, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज एन इनकम। उस प्रॉपर्टी को एज एसेट रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता है, उसका एक वैल्यू निकाला जाता है, और वो वैल्यू हमारे बिजनेस के लिए एज इनकम, एज प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जाता है, न कि एज एसेट, बिकॉज दिस एसेट डज नॉट हैव एनी कॉस्ट। तो कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये भी जरूरी है कि एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर्टी, और दूसरा ये भी है कि कॉस्ट भी होना चाहिए, एक्विजिशन कॉस्ट भी होना चाहिए। ये हमारे एक और एसेट जो है गुडविल, गुडविल के साथ भी ऐसा मसला है। गुडविल जो होता है इसका मतलब है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, यानी आपने अपनी मेहनत से बिजनेस में नाम कितना कमाया है या बिजनेस ने नाम कितना कमाया है, उस नाम का एक वैल्यू होता है, उस नाम का जो है, उस नाम पे हमने बहुत सारी मेहनत, उसको कमाने के लिए बहुत सारी मेहनत की होती है, वो नाम बिजनेस को फायदा पहुंचा रहा होता है, वो नाम जो होता है, गुडविल जो होता है, ये बिजनेस का एसेट होता है, बट दैट गुडविल अगेन इज नॉट रिकॉर्डेड। मैं जनरेटेड गुडविल की बात कर रहा हूं, जिस गुडविल को बिजनेस खुद कमाता है, तो उस गुडविल को भी हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, बीइंग एन एसेट, एसेट होने के बावजूद भी वो रिकॉर्ड नहीं होता है। द रीजन इज अगेन बिकॉज वी डोंट परचेज दैट गुडविल, उस गुडविल का कोई डायरेक्ट कॉस्ट होता ही नहीं है, वो गुडविल हम ऑनेस्टी से, पंक्चुअलिटी से, रेगुलरिटी से, क्वालिटी से कमाते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट गुडविल, यानी गुडविल कहीं खरीदा भी जाता है, लेकिन अगर हम खरीदेंगे तो हमें बिजनेस ही खरीदना पड़ेगा, अगर हम गुडविल खरीदते हैं तो उस वक्त गुडविल रिकॉर्ड होगा। लेकिन मैं उस गुडविल की बात नहीं कर रहा हूं, परचेजर गुडविल की, मैं कर रहा हूं जनरेटेड गुडविल की बात, जो गुडविल हम खुद जनरेट करते हैं, जिसके लिए बिजनेस खुद मेहनत करता है। तो वो गुडविल बिजनेस में होता है, उसका एक वैल्यू भी होता है, लेकिन उस गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। द रीजन इज दैट गुडविल डज नॉट हैव एनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो दैट इज व्हाट कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स। ये आपको याद रखना है कि कोई भी एसेट बिजनेस में जो होता है, जिस एसेट का कॉस्ट होगा, जो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, हमने जितने इसको एक्योर किया होगा, जितने में इसको एक्योर किया होगा, जितने में खरीदा होगा, उसी कीमत पर उस चीज को, उस एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है। और हर साल के आखिर पर अगर ये डेप्रिसिएबल एसेट है तो इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर आगे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, न कि इसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरा ये कि वही एसेट रिकॉर्ड किया जाता है एज एसेट, जिस एसेट का कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, एंड दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट। I think you have understood this. Now the next one is matching concept. It's very easy. Matching concept. Matching means to match. What is matched in the business? Business में या accounting में क्या match किया जाता है? Match किया जाता है incomes और expenses को, so that to find out the profit. इनकम्स और एक्सपेंस को मैच करके प्रॉफिट निकाला जाता है। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कंसेप्ट डिक्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और एंड मैच्ड in the same accounting period as the revenue they helped to generate. Expenses को मैच किया जाना चाहिए उन्हीं रेवेन्यू के, रेवेन्यू मीन्स इनकम, उसी इनकम के साथ, यानी सेल्स, टोटल प्रोसीड जो हम लेते हैं व्हेन वी सेल अ गुड, व्हेन वी सेल अ सर्विस, तो टोटल जो हम लेते हैं दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। तो इनकम आप बोलिए, आप कंसिडर कीजिए, तो इनकम को उन्हीं एक्सपेंसेस को के साथ मैच किया जाता है जो एक्सपेंसेस उस इनकम को कमाने के लिए खर्च किए जाए। हम कहेंगे कि भाई हमने पिछले साल कोई खर्चा किया है, बिजनेस अपना ही है, पिछले साल का खर्चा किया है, उस वक्त हम भूल गए खर्चे को माइनस करना, तो इस साल माइनस करेंगे, दैट इज रॉन्ग। इस साल का खर्चा भूल गए, अगले साल माइनस करेंगे, दैट टू इज रॉन्ग।
हमें वही एक्सपेंस इनकम में माइनस करना है जो एक्सपेंस हमने उस इनकम को कमाने के लिए खर्च किया। क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग जो है एक मुख्तसर वक्त के लिए की जाती है। वो मुख्तसर वक्त क्या है? 12 महीने। और उन्हीं 12 महीनों के खर्चों को और इनकम को आपस में मैच किया जाता है ताकि उसी साल उन्हीं 12 महीनों का प्रॉफिट हमें पता चले। लेकिन अगर हम इनकम्स और एक्सपेंसेस को इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर ईयर अकाउंटिंग पीरियड हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट किस साल का निकलेगा? यानी अगर हम अलग अलग सालों के इनकम्स और एक्सपेंस को आपस में मैच करेंगे तो जो प्रॉफिट निकलेगा वो किसका निकलेगा? हाँ, बिजनेस का तो वो होगा, लेकिन प्रॉफिट किस साल का होगा वो पता नहीं चलेगा। और ये भी पता नहीं चलेगा कि हम पिछले साल से ज्यादा कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, डिसीजन क्या लेना चाहिए। सो यू विल नॉट बी एबल, विल बी कंफ्यूज्ड वेदर आवर बिजनेस इज ग्रोइंग और गोइंग बैक। तो इसलिए जरूरी है कि इनकम्स और एक्सपेंसेस को मैच किया जाए, दोज इनकम्स एक्सपेंसेस विच आर रेलिवेंट, which belong to the particular accounting period, which belong to the particular 12 months. वही मैचिंग कंसेप्ट कहता है। तो ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, जब भी आप इनकम्स और एक्सपेंस को आपस में मैच करोगे, तो इनकम्स और एक्सपेंसेस जो होने चाहिए वो एक ही साल के होने चाहिए और उन्हीं एक्सपेंसेस को इनकम में से माइनस करो जो एक्सपेंस आपने वो इनकम कमाने के लिए खर्च किए हो। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। ये इसलिए है ताकि हमें करेक्ट प्रॉफिट निकले, ताकि हमें सही प्रॉफिट निकले और उसी साल का प्रॉफिट निकले जिस साल की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने के लिए रेलेवेंट प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन वी फॉलो मैचिंग कंसेप्ट। सो द नेक्स्ट वन इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, व्हाट डज दिस कंसेप्ट से? This concept says that that the transactions are recorded when they occur, regardless of when the cash is exchanged. It's very important. हम अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, यानी अकाउंटिंग के जरिए जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हमें करना है when that transaction occurs, regardless of this whether cash is paid or not, whether cash is received or not. मैं एग्जांपल दूंगा। हमने रॉ मटेरियल खरीदा 2025 में, लेकिन इसकी पेमेंट हमने जो की है ये 2026 में की। या पीछे चलते हैं, हमने रॉ मटेरियल खरीदा है 2024 में और पेमेंट हमने 2025 में की। खरीदा हमने 24 में, पेमेंट की 25 में, तो ये खर्चा किस साल का माना जाएगा? ये खर्चा माना जाएगा एज पर एक्रूअल कंसेप्ट। ये रॉ मटेरियल यूज हुआ है 24 में और इस कंसेप्ट के मुताबिक ये खर्चा है 24 का, न कि 25 का। वही कहता है कि इस खर्चे को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए, खर्चा हो या इनकम हो, रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो ऑकर होता है, जब वो एक्रू होता है। जब आप इनकम कमाओगे तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डलेस ऑफ दिस वेदर यू हैव रिसीव्ड द कैश और नॉट। यानी इनकम आपको उसी साल रिकॉर्ड करनी है जिस साल आपने इनकम कमाई, न कि उस साल जिस साल आपने कैश रिसीव किया। ये तब होता है कि जब आप कैश उसी साल नहीं लेते हो। लेकिन अगर आपने इनकम कमाई है 24 में, कैश भी लिया है 24 में, तो 24 में ही रिकॉर्ड होगी। ये कंफ्यूजन तब होता है जब हम इनकम कमाते हैं 24 की, 2024 में, लेकिन हम इसकी पेमेंट लेते हैं 25 में, तो हम समझेंगे कि ये 25 की इनकम है, बट दैट इज रॉन्ग। एज पर एक्रूअल कंसेप्ट द इनकम बिलोंग्स टू 2024। वो इनकम 24 की है, न कि 25 की। इस इनकम को 2024 में रिकॉर्ड किया जाएगा, 25 में रिकॉर्ड नहीं किया जाए। 25 में हम रिकॉर्ड करेंगे, 25 में हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमने कैश लिया, ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि हमने इनकम कमाई। इनकम हमने कमाई है 24 में और 24 में ही एज इनकम इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इनकम और एक्सपेंस के बारे में ये प्रिंसिपल है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, एज पर एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्सपेंसेस यानी खर्चों को उसी साल रिकॉर्ड करना चाहिए जिस साल खर्चा हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आपने उस साल पैसा दिया है या नहीं दिया है। एग्जाम्पल में बोलूंगा आपको, अगर हमने किसी एम्प्लॉय से काम लिया, उसने काम किया 2024 में, लेकिन फिर हमने उसको वेजेस या सैलरी जो हमने दी 2025 में दी,
इस एम्प्लॉय की सैलरी को 2024 का खर्चा ही माना जाएगा, न कि 2025 का, और 2024 में ही इसको एज खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा। 25 में हम सिर्फ ये रिकॉर्ड करेंगे कि हमने कैश दिया, एक्सपेंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली इसी तरह अगर हमने इनकम कमाई है, 2024 में कोई इनकम कमाई है, से सेल्स वी हैव मेड, कमीशन हमने कमाया है, हमने काम किया है, हमने चीजें बेची हैं, लेकिन पैसा अभी हमने नहीं लिया। पैसा हम 24 का जो पैसा है ये हम 25 में ले रहे हैं, तो इस इनकम को एज इनकम जो है 24 में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, न कि 25 की इनकम। 25 में हम रिकॉर्ड करेंगे, 25 में हम लिखेंगे हमने पैसा लिया, कैश लिया, न कि हम ये कहेंगे कि हमने इनकम कमाई। एंड फॉर यू, कैश लेना हमेशा इनकम नहीं होता है। हम कहते हैं हमने पैसा लिया मीन्स हमने कमाया, नो। पैसा हम कभी लेते हैं, हमने लोन लिया होता है बैंक से, तो उस वक्त भी हम पैसा लेते ही हैं। क्या उस लोन को इनकम कहेंगे? नो, दैट इज लायबिलिटी। इसी तरह पैसा लेना और पैसा देना इनकम और एक्सपेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। पैसा लेना इनकम हमेशा नहीं होता है, पैसा देना हमेशा एक्सपेंस नहीं होता है। पैसा लेना कभी लायबिलिटी होता है और पैसा देना कभी एसेट होता है। तो इसलिए इनकम और एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी यह है कि हमने इनकम कमाई होनी चाहिए और एक्सपेंस जो ये खर्च हुआ होना चाहिए। और खर्च होने का मतलब पैसा देना नहीं है, खर्च होने का मतलब है आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने सर्विस यूज की, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कि आपने खर्चा किया। फिर आपने पैसा दिया ही नहीं दिया है, दैट इज द रिगार्डलेस ऑफ दिस। यानी जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमें यह देखना है कि ट्रांजैक्शन कब हुई है, किस साल में हुई है ट्रांजैक्शन, उसी साल रिकॉर्ड करनी है, न कि उस रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज एक्सचेंज, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आपने पैसा कब दिया है। अगर उसी साल पैसा दिया है ठीक है, अगर अगले साल भी पैसा दिया या पहले से ही दिया है पैसा, रिगार्डलेस ऑफ दिस, उसको देखे बगैर ही हमें इनकम और एक्सपेंस को या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्रूअल कंसेप्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही वजह है कि हम क्रेडिट सेल्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। किसी को हम उधार बेचते हैं तो हम कहते हैं भाई हमने बेचा, हालांकि उसने भी पैसे नहीं दिए होते, वो अगले साल 2 साल 3 साल के बाद पैसे देगा, लेकिन हम इस इनकम, इस सेल को इसी साल की इनकम मानते हैं। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्रूअल कंसेप्ट। सो दीज वर the 3 principles of accounting, and very important principles of accounting that we discussed today. The first was cost concept, that all assets should be recorded at their cost of acquisition, not at market value, and every asset must have a cost. And next one is matching concept, that we should match incomes and expenses of a relevant year, जो एक रेलेवेंट ईयर के होंगे, किसी एक दूसरे मतलब किसी दूसरे साल के एक्सपेंस को इस साल की इनकम से माइनस नहीं करना चाहिए। सही प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरी ये है कि रेलेवेंट इनकम और रेलेवेंट एक्सपेंस होनी चाहिए, वो एक ही साल के होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एक्रूअल कंसेप्ट, ये कहता है कि हमें इनकम और एक्सपेंस को तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो ट्रांजैक्शन हुई है, जिस साल में वो हुई है, न कि तब जब एक्चुअल कैश ट्रांजैक्ट हुआ हो। सो दीज वर द 3 principles of accounting, concepts of accounting, and there are many more. Those will be discussed in my future classes. Until then, I wish you best of luck. Allah Hafiz. Take good care of you.